नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आप सभी को विश अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। और आज हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो मैं सीरीज चला रही हूँ जिसमें हम यूपीपीएससी प्री को मद्देनजर रखते हुए जो आई दृष्टि बेस्ड करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 5 है। और ये सीरीज जो है आपकी दोपहर को 2 बजे आती थी, उसको हमने 10 बजे शिफ्ट किया है मॉर्निंग में, ताकि आप उसको थोड़ा सा और समझ सके, ताकि और टाइम मिल जाए। क्योंकि शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे, शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे हम आई दृष्टि के जो करंट अफेयर्स है उस बुक को आपके एग्जाम से पहले पहले पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत रामबाण साबित होगी अगर आप पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे 32 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 38 प्रश्न भी करंट अफेयर से आते हैं। और ये समझ लीजिए मिरेकल का काम करती है ये बुक। तो शाम को सैटरडे, मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे हम लोग इनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न आए तो समझ सके। अब इसी के अंदर जो करंट अफेयर्स दिया गया है उस पे बेस्ड यहाँ पर एमसीक्यूज को बनाया गया है, जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका 5वां पार्ट आपको यहाँ पर आज मिल रहा है। तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल का नाम है, मेरा चैनल है, उसका नाम है संकल्प से सफलता। आप जब टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो मेरा फोटो आ जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कई सारे नए प्रोग्राम्स और भी मेंस के लिए आ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीएससी हो। ठीक है। इसके बाद ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पर जाके देखें, विजिट करें। और यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है उसका लिंक, उसका पीडीएफ, चाहे द हिंदू का पीडीएफ हो, चाहे राष्ट्रीय जागरण का पीडीएफ हो, इस प्रकार से सारे पीडीएफ और जो है लिंक्स वीडियो के प्रोवाइड होंगे, और जितने भी अपडेट्स होंगे सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो टाइप करिए संकल्प से सफलता, उसे जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। तो चलिए आज हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज के अपने प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। पहला प्रश्न अगर हम बात करें यहाँ पर, आज का अपना पहला प्रश्न कौन सा है, तो पाकिस्तान के विरुद्ध, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए निम्नलिखित सैन्य अभियानों को कालानुक्रम यानी कि समय के अनुसार यहाँ पर कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पर कोड दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न लाए जा रहे हैं, मैं ये नहीं दावा करती हूँ कि एज इट इज आएगा, बट ऑब्वियसली एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार प्रश्न में से कुछ चीजें आपको वहां मिलेंगी। इससे ये भी पता चलेगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ने से मात्र कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी क्वेश्चन की, बहुत बार उससे भी प्रश्न फंसने की संभावनाएं होती हैं। तो कोड है यहाँ पर ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 2 3 1, ऑप्शन सी 1 2 4 3, ऑप्शन डी 2 1 3 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। कैसे यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका कालक्रम क्या है, पहले ये आएगा, ठीक है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर इसके बाद कालक्रम ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1971 में देखेंगे ऑपरेशन कैक्टस लिली हुआ था बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा। ठीक है। इसके बाद 1971 में एक शुरू हुआ था दिसंबर ये, और इसमें मेघना नदी को पार करना, आशुगंज भैरव बाजार में पाकिस्तान गढ़ को पार करके ढाका की ओर जो है बढ़ना था। ऑपरेशन मेघदूत की अगर बात करें तो 1984 से आप देखेंगे ये, इसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर 2019 में देखें तो ऑपरेशन बंदर शुरू किया गया था। ऑपरेशन से बहुत प्रश्न आते हैं। जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर 2019 के पुलवामा हमले के जवाब में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर तो आपको सभी को पता है, रिसेंट में अभी इसको हुआ था, जिसमें 9 आतंकी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन बरवर पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन बरवर पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में किया गया था। ठीक है।
ये एक ही चीज़ यहाँ पर है। कहने का मतलब है ये जो ऑपरेशंस दिए गए हैं, जो प्रश्न पूछा गया वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन उसकी व्याख्या उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भले ही स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर देखिएगा ज़रूर, इसको स्किप मत करिएगा और आधा अधूरा मत छोड़ेगा। आप अपना ही लॉस करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कब कहाँ से क्या चीज़ क्लिक हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन बनियान उल मसूस शुरू किया? ऑपरेशन ए ईरान, ऑपरेशन बी पाकिस्तान, ऑपरेशन सी सीरिया, ऑपरेशन डी इजराइल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान उल मसूस शुरू किया था। और ऑपरेशन सिंधु के एवज में, उन्होंने ऑपरेशन सिंधु के जवाब में पाकिस्तान ने मई मध्य रात्रि को ऑपरेशन बनियान उल मसूल जो है, इसके तहत भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में 26 स्थानों पर कई हवाई हमले किए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब भी प्रश्न सॉल्व करें, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सत्य असत्य पूछा जा रहा है, सही गलत पूछा जा रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहां थोड़ी सी गलती हो जाती है अगर आपने इस प्रकार से प्रैक्टिस नहीं की है तो। पहला कथन है, 1931 की जनगणना के बाद भारत में नियमित जनगणना में जाति डेटा शामिल नहीं किया गया है। दूसरा क्या कहता है, केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सही उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। तो नहीं हुई है, जबकि आप देखें केंद्र सरकार ने जो 2027 में जो जनगणना होगी उसमें जातियों की गणना करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन राज्यों में सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कोड है आपका 123 234 14 और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 1 2 और 3, यानी कि उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में स्वीकृति प्रदान की, ना कि तमिलनाडु में। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर अन्य स्वीकृति सेमीकंडक्टर इकाइयों में कुछ इस प्रकार से है। इनकी अध्यक्षता में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी यूनिट 2706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर में लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर याद रखना, क्योंकि यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पात्रता आयु से संबंधित कौन से कथन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष। तीसरा कथन है अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष। कोड दिए गए केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन पूरी तरह से यहाँ पर ठीक दिए गए हैं। यानी कि 9 मई 2025 को 3 जन सुरक्षा योजनाओं में 10 वर्ष पूरे होने पर इनकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई, वो इसीलिए सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। इसको देख लीजिए, इससे भी अपने आप में एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इसका हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अपने आप में ना मात्र उस प्रश्न का उत्तर है, बल्कि कोई और पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर उसमें छुपा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 यानी कि वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, इसके बाद न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो इसका कहाँ पर जो है वो किया गया है? न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो इसका मुंबई में आपका जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा। तो किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये क्या है कि जो मीडिया और मनोरंजन के उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जिसमें विशेष रूप से भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। यानी कि ए कहता है और दूसरा क्या वो सही, उसके बारे में सही फुलफिल करता है या नहीं, यहाँ पर ये समझना है। अभिकथन क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान और
पीएम श्री योजना के तहत दिए जाने वाले रुपए 2152 करोड़ पर रोक लगा दी है। लेकिन कारण कहता है कि क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को नहीं अपनाया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों कथन पूरी तरह से सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें हमें समझनी है क्योंकि 2024 में तमिलनाडु सरकार ने राज्य की द्विभाषीय शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया था। ठीक है, इसके बाद विंजिम्बम देखेंगे विंजीजम बंदरगाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, विंजीजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। दूसरा कथन कहता है संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे पहले और दूसरे दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। और ये रही उसकी यात्रा। और विजिंजम जो है देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। संचालन के संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके तहत अडानी पोर्ट बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा, तो काफी लंबा समय है अभी। ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लॉइन, ये देखिए ऑपरेशन, अभियान, योजनाएं, दिवस, फुल फॉर्म, इसको जरूर रट के जाइएगा। अगर एक भी प्रश्न यहाँ पर आ रहा है तो छोड़िएगा मत, भले ही फास्ट करके 2x पे करके इसको कानों में लगा के बस सुनते रहिए। ऑप्शन है ईरान, अमेरिका, इजराइल और कनाडा। तो हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग जो है आपका, आप देखेंगे हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च किस देश में किया गया है? तो ये ऑप्शन सी यानी कि इजराइल में हुआ है, इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये सबसे साहसिक हमला माना गया जिसका लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या कि यूरेनियम संवर्धन को रोकना और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता को नया आकार देना है। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और हाँ इंडेक्सेस से बहुत प्रश्न है। इंडेक्सेस को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के थ्रू आपको दे देती हूँ ताकि आप फटाफट से 1 मिनट में एक सूचकांक याद कर सकें। तो उसके लिए आप देखेंगे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों को उनकी रैंकिंग के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, इसका एस्टोनिया, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड। कोड है 2134 3142 1234 4321। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि घटते हुए क्रम में अगर देखें तो पहले ये आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा। क्लियर है? आइए देखते हैं यहाँ पर। नॉर्वे रैंक जो है 1 है, एस्टोनिया रैंक 2 है, नीदरलैंड रैंक 3 है, स्वीडन रैंक 4 है, फिनलैंड रैंक 5 है, और अंतिम रैंक पर कौन है? इरिट्रिया है। वर्तमान अगर इंडेक्स देखा जाए प्रेजेंट टाइम का, तो भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 191वां स्थान है। तो भारत की उस इंडेक्स में क्या स्थिति है उसको, जैसे टॉप 5 या टॉप 2 याद रख लिया, अगर उसमें भारत आ रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये ध्यान दीजिए कि भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर 180 देश इस सूचकांक के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2025 से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर पूरी तरह सही है? ऑप्शन ए, इस सूचकांक में कुल 180 देशों के आंकड़े शामिल किए गए। इस सूचकांक में एस्टोनिया पहले स्थान पर आए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न में क्या है कि पेरिस स्थित इंटरनेशनल जो एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी की है। इस इंडेक्स में 180 देशों के आंकड़े शामिल किए गए हैं और वैश्विक औसत स्कोर लगभग 54.7 रहा है, जो पहली बार सबसे ज्यादा कठिन स्थिति की श्रेणी में आ गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे ने पहले स्थान पर रहा है और एस्टोनिया दूसरे स्थान पर। अगर भारत की स्थिति देखें तो हमने यहाँ पर देखा भारत 8वें स्थान से अब ऊपर आए, 159वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है। ऑप्शन एक, भारत और अंगोला के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध 1985 में स्थापित हुए थे। अंगोला के राष्ट्रपति वर्तमान में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमें ये देखना है।
ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक पहला कथन ठीक है जबकि दूसरा गलत है। इसको माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर ऑप्शन सी दिखा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता के उसी के संदर्भ में है ना, नहीं अच्छा अंगोला के मध्य के संदर्भ में है, दूसरा एक्चुअली कथन है ये, माफ़ी चाहती हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ना कि ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है। अंगोला के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इससे संबंधित कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वर्ष 2024 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 55% नाटो सदस्यों द्वारा दिया गया है और भारत का सैन्य खर्च इसके जीडीपी का 4.5% रहा है। और नीचे ये कोड दिए गए हैं, ऑप्शन एक ए केवल एक, बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर आपको जो है कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से सही कौन सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर, यानी कि पहला कथन यहाँ पर ठीक है, दूसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर रहा है, जो इसके जीडीपी का 2.3% है, जबकि यहाँ पर 4.5% है, जबकि 2.3% ही रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ऊपर हमने इसको समझा है। इसके बाद टाइम्स हेयर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। ऑप्शन ए कह रहा है, वर्ष 2025 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो संख्या के हिसाब से एशिया में प्रथम स्थान पर है। दूसरा कथन क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है। ऑप्शन थ्री, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय। कौन सा कथन सही है? केवल तीन, एक और दो, केवल दो और तीन, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर होगा कि कौन से यहाँ पर पूरी तरह से टाइम्स हेयर एजुकेशन में पूरी तरह से सही है, वो है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। आइए पहला गलत क्यों है समझते हैं। इसमें हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है और 2025 में एशिया रैंकिंग में भारत ने कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल है, जो संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है। और जापान के साथ, जापान जो है 119 संस्थानों के साथ प्रथम स्थान पर है। और यहाँ पर कह रहे थे भारत के कुल इतने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एशिया में प्रथम स्थान जो है किसका है? आप देखेंगे जापान में 109 संस्थानों के साथ ये प्रथम स्थान पर, भारत में कुल जितने 107 विश्वविद्यालय हैं उसमें शामिल है इस रैंकिंग में, और संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है फिर इसमें? चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है इसमें। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित देशों को कुल स्थापित तटीय पवन ऊर्जा के अनुसार घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत। तो ऑप्शंस क्या है, कोड क्या है? 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 1 3 4, 4 3 2 1। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 4। आइए इसको यहाँ देखते हैं। देखिए 2025 में वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा लंदन यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में आप देखेंगे कि जारी किया गया। इसके तत्पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 GW नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई। विश्व में कुल संचयी क्षमता में चीन शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर है? और अगर हम पवन ऊर्जा के अनुसार घटते क्रम में देखें, जो हमारे ऑप्शंस दिए गए थे, तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फिर भारत आएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में बिहार शीर्ष जन्म दर वाला राज्य है। सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ भारत का शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य है। सर्वेक्षण के अनुसार यूपी उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर 2.7 है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट दिए गए हैं।
ठीक है, यही चीज़ यहाँ गई। सर्वेक्षण के साथ कुल प्रजनन दर बिहार में 3.0 है सबसे ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर 2.7 है। सर्वेक्षण अनुसार अगर देखें तो 2022 में छत्तीसगढ़ भारत का शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य था, उसके बाद पंजाब और गोवा है। क्लियर क्लियर है। चलिए अगला है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ठीक है, आई थिंक ये 17 नंबर है, ओके, आई थिंक टाइपिंग में इशू होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों के विपणन सत्र 2025-26 के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन एक, विपणन सत्र 2025-26 के दौरान 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। विगत वर्षों की कंपैरिजन में 2025-26 में सबसे ज्यादा वृद्धि राम तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा कथन आपका पूरी तरह से करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यानी कि पहला और दूसरा कथन पूरी तरह से यहाँ पर ठीक हो जाता है। क्लियर है। चलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन एक, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025-26 के लिए क्रमशः 6.3%, 6.4% पूर्वानुमानित है। वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर 8% पर बनी रहेगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर हमें सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। देखिए क्यों सही है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के मध्य 2025 अद्यतन में वर्ष 2025 के लिए 6.6% से घटकर 6.3% कर दिया गया है। 6.3% से 6.5% कर दिया गया है। 6.4 ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, दूसरा गलत है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2025 में धीमी होकर 2.4% हो गई और 2026 में 25% रहने का अनुमान है, जो उन्नत और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर लागू होगा। ठीक है, 2024 में 8% बनी रही थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस प्रकार से हैं, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत था, पहला ठीक था। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न, इसके बाद ये जीडीपी का कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े। मई 2025 में 19वां प्रश्न है आपका। मई 2025 में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर और सर्वाधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? स्टीफन करी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इसके बाद लियोनेल मेसी और टाइसन फ्यूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ऑप्शन बी। और यहाँ पर देखेंगे कि एथलीटों की सूची में अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा उच्च भुगतान वाले एथलीट पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनकी कुल कमाई $275 मिलियन है। और दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन करी हैं, जिनकी कमाई $156 मिलियन है। स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 से संबंधित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन एक, इस वर्ष के रिपोर्ट को चयन का प्रश्न लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं नाम दिया गया है। भारत इस सूचकांक में 130वीं रैंक पर है। किस सूचकांक में? मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में। इस वर्ष इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पर। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो और तीन, एक और दो, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोनों यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ठीक है, पहला और दूसरा कथन ठीक है, तीसरा गलत है। आइए समझते हैं क्यों। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर। देखिए पहले स्थान पर कौन है, तो भारत की अगर बात करें तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखेंगे तो 130वीं रैंक है, करेक्ट है। इसके बाद प्रथम स्थान पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये भी सही है। पहले स्थान पर जो है आप देखेंगे कौन रहा है, दक्षिण आइसलैंड रहा है मानव विकास सूचकांक के साथ पहले स्थान पर, जबकि दक्षिण सूडान 0.3388 के एसडीआई के अंतिम स्थान पर रहा है। भारत ये रहा है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति किसी भी योजना, आयोजन
या फिर इंडेक्स में क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्तिकरण शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है? एक क्या कहता है, भारत वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भारत विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान है। कोर्ट से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ना ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी है, यानी कि केवल दूसरा कथन ठीक है जबकि पहला गलत है यहाँ पर। तो देखते हैं पहला गलत क्यों है। क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रथम तीन सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? चाइना, अमेरिका और जापान। तो भारत चौथा है, यहाँ पर कह रहे हैं भारत दूसरा है जबकि भारत चौथा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% और विनिर्माण जीडीपी में 49% का योगदान देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इन इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है, ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की गई है। और दूसरा कथन क्या कहता है? रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 से घटकर 2.8% रह गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना। ऑप्शन ए एक केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का यहाँ पर क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला गलत क्यों है भाई? क्योंकि कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। आप देखेंगे ये जो ये पावर्टी इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट है, इसके अनुसार इतने करोड़ लोगों ने अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की है और ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी वर्ष इतने से इतने है गिरावट आई है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से? 11 से 12 के बीच में ईयर में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और ये हैं। इन्होंने गरीबी को ये विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी की जाती है और ये कह रहे हैं कि आईएमएफ के द्वारा की गई है। आईएमएफ के द्वारा नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस समूह। तो एप्पल बहुत ही विश्व का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड रहा है। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 60th रैंक के साथ इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा ग्रुप। तो भारत की स्थिति इसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस अरनाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए कहता है, जून 2025 में आईएनएस अरनाला को विशाखापत्तनम डॉक यार्ड और पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। ऑप्शन टू, आईएनएस अरनाला का विनिर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन पूरी तरह से ठीक है यहाँ पर। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा LNT ठीक है शिप बिल्डर्स के साथ साझेदारी डिज़ाइन जो है की गई है, डिज़ाइन की गई है। ठीक है, निर्माण किया गया है इसका। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। भारत द्वारा विकसित की गई एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत द्वारा विकसित की गई काउंटर ड्रोन प्रणाली है। भारत द्वारा विकसित की गई लाइट वेट मशीन गन है। रूस से खरीदी गई सबमरीन है। रूस से खरीदी गई सबमरीन है। तो क्या कौन सा ये जो है आपका भार्गवास्त्र क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि भारत द्वारा विकसित किया गया एक काउंटर ड्रोन प्रणाली है। आइए इसको देखते हैं। ये ड्रोन स्वामर्स यानी कि ड्रोन के झंडे एवं एकल ड्रोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कुछ शब्दों में त्रुटियाँ, झुंड है, माफ़ी चाहती हूँ, झुंड है। ठीक है, इसका झुंड है।
एवं एकल ड्रोन्स को नष्ट करने में ये सक्षम है, ठीक है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिज़ाइन व विकसित किया है। टाइपिंग में थोड़े से एरर रहे हैं, बट इट्स ओके, कल से थोड़ा सा उस पर और ध्यान दिया जाएगा। आज के अपने प्रश्नों को फिलहाल यहीं पर करते हैं, ताकि टाइमली ये जो है आपको मिल सके। जो टारगेट लिया गया है 10 बजे का, तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आएगा वीडियो, उसकी चिंता नहीं करना है। तो मंडे टू सैटरडे आपको यहाँ पर ये वीडियो दिखेगा सुबह 10 बजे। इसके बाद आप देखेंगे दोपहर को 2 बजे आएगा, जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन को प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीएससी पीटी के लिए कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर करें। उसमें हम घटना चक्र के साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ कवर कर रहे हैं इन शॉर्ट सीरीज़ में, ठीक है। फिर इसके बाद शाम को 5 बजे, जैसा कि मैंने कहा, दृष्टि की बुक को यहाँ पर, आई दृष्टि की बुक को वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो कि कल ही मार्केट में लॉन्च हुई है। इसी के साथ रात को 8 बजे, आपको सबको पता है, जो लोग पुराने बच्चे उनको पता है, रात को 8 बजे मैं मंडे टू फ्राइडे लाइव लेती हूँ क्लासेस, जिसमें मैं द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग, उन सबको वहाँ से लाकर हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। और ना केवल पढ़ते हैं, बल्कि जीएस पेपर के 1, 2, 3, 4 सारे पेपर्स में हम उस टॉपिक को कनेक्ट करके देखते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में कैसे होलिस्टिक तरीके से अपने आंसर को लिखना है। तो अगर आपने उस प्रोग्राम को नहीं देखा है तो जाके देखिए, अदरवाइज आज से उसको शुरू कर दीजिए। यूपीएससी के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 8 बजे वो आता है, मंडे टू फ्राइडे लाइव पढ़ाती हूँ मैं उसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर एक बार, ठीक है।